गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछले टर्म पे बात किए थे फेक्स ऑफ वेल्डिंग आर्क के ही टॉपिक के बारे में। उसमें हम लोग आगे आज बात करेंगे। ये सब हो चुका था। टेम्परेचर ऑफ द आर्क के ऊपर बात करना था। तो इसमें ये कहना है कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर लाइन है इलेक्ट्रोड का, उस लाइन पर आप देखेंगे, उस लाइन पे सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर दिखेगा। हॉटेस्ट पार्ट होगा वहाँ का पार्ट, जैसा कि दिखाया गया है। ये जो सेंटर वाला लाइन है, इस लाइन पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। उसके बाद आउटर सरफेस पे आप देखेंगे तो और कम होगा, उससे थोड़ा सा आउटर सरफेस में देखेंगे तो और टेम्परेचर कम होगा, उससे थोड़ा आउटर सरफेस में देखेंगे तो और टेम्परेचर कम होगा, उससे थोड़ा आउटर सरफेस में देखेंगे तो और टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये चीज है, ये बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन आर्क, कि मतलब एक आर्क के अंदर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इसके ऊपर बात किया जा रहा है। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोलरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब अगर आपका कोई इलेक्ट्रोड है और ये आपका वर्कपीस है, इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में ये पावर सप्लाई है और ऐसे कनेक्टेड है। अब ये मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये आपका पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। अगर डीसी पावर सप्लाई है तो ये पोलरिटी जो निगेटिव थी उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव था उसको आप निगेटिव कर सकते हैं वर्कपीस को। ठीक है। लेकिन पावर सप्लाई डीसी होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव पोलरिटी है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, या उसी को बोलेंगे स्ट्रेट पोलरिटी। उसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट पोलरिटी। ठीक है। और ये देखिए, if the electrode is connected to the negative terminal of the power source, then it is called direct current electrode negative और straight polarity। ठीक है। दूसरा, अब अगर इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल पर है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या उसी को हम दूसरे टर्म में बोलेंगे रिवर्स पोलरिटी। अब जो आपका एसी वेल्डिंग होगा उसमें हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी होगा और हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी होगा। मतलब आधा साइकिल आपका स्ट्रेट पोलरिटी है और आधा साइकिल रिवर्स पोलरिटी है। ठीक है। क्लियर। अब आप किसको पॉजिटिव टर्मिनल रखेंगे और किसको निगेटिव टर्मिनल रखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्या पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा और क्या निगेटिव टर्मिनल पर होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा और कौन सा निगेटिव टर्मिनल पर होगा? ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो एनोड होता है, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है
तो इसका मतलब वहाँ हीट का जनरेशन ज़्यादा होता है, और अगर वहाँ हीट का जनरेशन ज़्यादा होता है इसका मतलब वो ज़्यादा पिघलेगा। तो जो आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है उस पर 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेशन, टोटल हीट जनरेटेड का 2/3 पार्ट पॉजिटिव पोलैरिटी पे आपको देखने को मिलता है, और 1/3 ऑफ टोटल हीट निगेटिव पोलैरिटी पर देखने को मिलता है। तो सवाल ये आता है कि आप पॉजिटिव पोलैरिटी किसको बताएंगे, कौन पॉजिटिव पोलैरिटी होगा? तो इसका जवाब ये है कि जिसमें से आपको, जिसके अंदर आप चाहेंगे कि वो पिघले ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा हीट जनरेट हो, उसको आप पॉजिटिव पोलैरिटी बना देंगे। इसका मतलब अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल आपको करना है, इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूम ना हो, अगर आपको ऐसे इलेक्ट्रोड को यूज करना है जिसको आप चाहेंगे खत्म ना हो, आसानी से इजीली खत्म ना हो, जल्दी खत्म ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसकी पोलैरिटी आप नेगेटिव बना देंगे, मतलब इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी। और अगर निगेटिव बनाने से क्या होगा, निगेटिव बनाने से ये होगा कि जो 1/3 ऑफ टोटल हीट है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, और 2/3 ऑफ टोटल हीट आपका वर्क पीस के ऊपर आएगा। फिर सवाल ये आता है कि भाई अगर आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या है, मतलब वह इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम हो रहा है, जो खत्म हो रहा है। तो अगर आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टर्मिनल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, उसका टर्मिनल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसका टर्मिनल अगर पॉजिटिव होगा तो वो 2/3 ऑफ टोटल हीट जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, और अगर 2/3 ऑफ टोटल हीट इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड ज्यादा पिघलेगा। ठीक है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड की केस में आप ऐसा करते हैं। ठीक है, आते हैं, जैसे इस वीडियो में ये चीज बताया गया कि 1/3 ऑफ टोटल हीट जो जनरेट हो रहा है वो निगेटिव टर्मिनल पर जनरेट हो रहा है, मतलब कैथोड पर हो रहा है, और 2/3 ऑफ टोटल हीट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर हो रहा है, इसका मतलब एनोड पर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लाइट वेट का है, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो सकता है, जबकि जो आपका आयंस हैं वो उन आयंस का एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो आयंस जो हैं क्या होंगे, उनका एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर उनका एक्सेलरेशन कम होगा तो इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब वो हाई वेलोसिटी से इंपैक्ट नहीं करेगा, और आयन के कारण जितना हीट जनरेट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन जनरेट कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव टर्मिनल से जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब स्ट्राइक किस पे कर रहा है आपका
स्ट्राइक आपका वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रहा है, और अगर वर्कपीस पे स्ट्राइक कर रहा है तो जो हीट जनरेट होगा वर्कपीस पे ज्यादा होगा, जो हीट जनरेट होगा वो वर्कपीस पे ज्यादा होगा, ये चीज। ये रीजन इसमें भी बताया गया, आयन बीइंग हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट एक्सेलरेट मच सो मूव एट अ लो वेलोसिटी इन द आर्क रीजन। ठीक है, ये हो गया। इसी कारण से हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के टाइम पे पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड को बनाते हैं, और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के टाइम पे हम लोग जो टर्मिनल बनाते हैं वो आपका नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। एसी और डीसी में कंपैरिजन, आई थिंक ये हो गया था क्या। आर्क स्टेबिलिटी, एसी वेल्डिंग के पुअर होगी, डीसी गुड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्क हीट यूनिफॉर्म होगा एसी का, क्योंकि हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी, हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी होगा, इसलिए एफिशिएंसी हाई होगी। पावर फैक्टर लो होगा एसी का, क्लीनिंग एक्शन गुड होगा, मेंटेनेंस लेस होगा, कॉस्ट लेस होगा एसी वेल्डिंग का। ठीक है, ये चीजें हैं। आर्क एफिशिएंसी, आर्क एफिशिएंसी मतलब कि जो आपका हीट जनरेट हो रहा है उसका कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हो रहा है वेल्डिंग में, वही उसकी एफिशिएंसी उसी से निकाली जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है, इसके बीच में मान लिया हीट 100% जनरेट हो रहा है, तो उस 100% का 55% पार्ट वर्कपीस में चला जाता है, और 45% पार्ट जो वेल्डिंग के काम में आता है, 10% आपका कंडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन के द्वारा नीचे चला जाता है, अगर ये कोई पार्ट इससे जुड़ा हुआ है तो। जाहिर सी बात है किसी पार्ट पर रखा होगा तो कंडक्शन की वजह से चला जाएगा। 30% पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोड के अंदर चला जाता है हीट का, तो ये 55 + 30 85, इसका मतलब 15% पार्ट आपका 15% पार्ट एटमॉस्फेयर में चला जाता है रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट आपका लॉस हो जा रहा है। तो यूज कितने पार्ट का हो रहा है, केवल 45% ऑफ टोटल हीट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसी से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि ओनली अ पार्ट ऑफ द हीट जनरेटेड बाय द आर्क इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग पर्पस to produce weld joints, and remaining is lost in various ways, namely conduction of base metal, convection and radiation to surrounding. The heat generation on the workpiece side depend on the polarity in case of DC welding. In case of DC welding, while it is equally distributed in workpiece and electrode side in case of AC welding. ठीक है, अब बात करते हैं आर्क ब्लो के बारे में। ठीक है, आर्क ब्लो क्या होता है?
आर्क ब्लो में बेसिकली क्या होता है, आर्क ब्लो इज बेसिकली अ डिफ्लेक्शन ऑफ वेल्डिंग आर्क फ्रॉम इंटेंडेड पाथ। जैसे मान लिया इलेक्ट्रोड का एक्सिस जो है, इलेक्ट्रोड का एक्सिस आपका बताना चलो, इलेक्ट्रोड का एक्सिस मान लिया ये है, ये है इलेक्ट्रोड का एक्सिस। तो इस एक्सिस पर अगर ये है आर्क आपका ब्लो कर रहा है तो इसको बोलेंगे विदाउट आर्क ब्लो, विदाउट आर्क ब्लो। फॉरवर्ड आर्क ब्लो क्या आपका होगा, जब ये एक्सिस ऐसे है और आर्क आपका ऐसे ब्लो कर रहा है, तो ये जो होगा ये एंगल, इसकी वजह से इसको कहेंगे फॉरवर्ड। और बैकवर्ड कब होगा, जब ये एक्सिस ये है और ये आर्क इधर ब्लो हो रहा है, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड आर्क ब्लो। यही बेसिक थीम है इसका। तो बेसिकली आर्क ब्लो को कैसे कहेंगे, आर्क ब्लो इज बेसिकली अ डिफ्लेक्शन ऑफ वेल्डिंग आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ। इसका मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड का एक्सिस होगा उस एक्सिस के से जो डेविएशन हो रहा है वही बेसिकली आर्क ब्लो है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग welding reduces the control over the handling of the molten metal। ठीक है, deflection of the arc during welding reduces the control over the handling of the molten metal by making it difficult to apply the molten metal in right place। ठीक है, according to the direction of deflection of the arc with respect to the welding direction, an arc blow may term as a forward or backward arc blow। अब वो डिफ्लेक्ट वही बताया गया कि मतलब वो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, फॉरवर्ड साइड में हो रहा है तो फॉरवर्ड आर्क ब्लो, बैकवर्ड साइड में हो रहा है तो बैकवर्ड आर्क ब्लो। कॉज ऑफ आर्क ब्लो, क्या कारण है आर्क ब्लो का। Arc blow is mainly encountered during DC arc welding due to the interaction between different electromagnetic field in and around the welding arc। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके कारण से आर्क ब्लो अकर कर रहा है। Incidences of the interaction between electromagnetic field mainly occurs in the area where these fields are localized। There are two common situations of interaction between electromagnetic field that can lead to arc blow। क्या कारण है, नंबर वन, interaction between electromagnetic field due to the flow of current through the arc gap and due to the flow of current through the plates। तो एक तो आर्क गैप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होगी, दूसरा प्लेट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से भी एक फील्ड जनरेट होगी। उन दोनों का इंटरेक्शन होगा, उसी कारण से आर्क फ्लो अकर कर। सेकेंड, interaction between electromagnetic field due to the flow of current through the arc gap and is localized while welding near the edges of the plates। ठीक है, ये कारण है आर्क ब्लो का। फिर मेटल ट्रांसफर के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। मेटल ट्रांसफर कितने तरीके से होगा। मेटल ट्रांसफर रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ मोल्टेन मेटल फ्रॉम द टिप ऑफ अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टू द वेल्ड। मेटल ट्रांसफर से क्या समझना है, इसका मतलब जो मटेरियल जो अब ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस के साइड में,
वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। Shielding gas, composition of electrode, diameter and extension of the electrode are some of the arc welding related parameters which affect the mode of metal transfer from given power setting, namely welding current and voltage. For common mode of metal transfer are generally observed in the case of consumable arc welding process are. Common process क्या है आपका? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, डिप ट्रांसफर। मेटल ट्रांसफर के 4 मोड बताए गए: शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, ग्लोबुलर ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, डिप ट्रांसफर। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, this kind of metal transfer takes place when welding current is very low. कब होता है? जब वेल्डिंग करंट वेरी लो, ठीक है, बट हाई इनफ टू हैव a stable arc and arc gap is small. This kind of metal transfer takes place when the welding current is very low but high enough to have a stable arc and arc gap is small. ये कब होता है? जब वेल्डिंग करंट कम होता है लेकिन इतना होता है कि स्टेबल आर्क मेंटेन करे और आर्क गैप भी आपका कम होता है, तब इस तरीके का मेटल ट्रांसफर होता है। उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट मेटल, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। अंडर दीज वेल्डिंग कंडीशंस molten metal droplets grow slowly at the tip of the electrode and then as soon as drop touches the weld pool short circuiting takes place. क्या होता है कि फिगर से देखिए, ये आपका ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ मोल्टन मेटल, ये इसके कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अंडर दीज वेल्डिंग कंडीशंस मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट्स ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है, at the tip of the electrode and then as soon as drop touches weld pool short circuiting takes place. फिर क्या होता है? फिर आपका हाई करंट फ्लो होने लगता है। ड्यू टू द नैरो आर्क गैप molten drop does not attain the size big enough to fall down on its own weight under gravitational force. तो सेल्फ वेट से वो नीचे गिर जाता है। On occurrence of the short circuit, इससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट अगर कर जाता है, welding current flowing through the droplets to the weld pool increases abruptly. welding current बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, which in turn result in the excessive heat generation. उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और molten metal के droplets वो क्या करता है? जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है तो मोल्टन मेटल का ड्रॉपलेट जो है थिनर हो जाता है लो सरफेस टेंशन के कारण। उसके बाद क्या होता है? टचिंग द मोल्टन मेटल ड्रॉप्स टू द वेल्ड पूल लेट्स टू ट्रांसफर ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द वेल्ड पूल बाय सरफेस टेंशन इफेक्ट। क्या होता है कि भाई पहले तो वो अपने आप को खींचे रहता है इलेक्ट्रोड पे भी और वर्कपीस में भी, लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है सरफेस टेंशन से, वो ड्रॉपलेट नीचे गिर जाता है। Once molten metal is transferred to the weld pool, arc gap is established, which in turn increases arc voltage abruptly. This increase in arc voltage due to setting up the arc gap reignites the flow of current start. ये काम आपका 20 से 200 टाइम पर सेकंड होता रहता है वेल्डिंग के दौरान, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। नेक्स्ट है ग्लोबुलर ट्रांसफर। ग्लोबुलर ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन द वेल्डिंग करंट इज लो। कब होता है? जब वेल्डिंग करंट
लो होता है बट हायर देन द शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। वेल्डिंग करंट लो होता है लेकिन शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर से इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एंड आर्क गैप इज लार्ज इनफ, आर्क गैप इसमें ज्यादा होता है। सो द मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट्स कैन ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है मोल्टन मेटल का जो ड्रॉपलेट्स है at the tip of the electrode which with melting of the electrode tip। तो इसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे, मतलब ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन इसमें नहीं आती है। as soon as drop attain the large size enough, उसका साइज बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है और वो जो फोर्स लग रहा है होल्ड करने के लिए ड्रॉपलेट को, जस्ट सरफेस टेंशन के कारण या कई रीजन के कारण, ड्रॉप डिटैचेस के कारण, सरफेस टेंशन बेसिकली के कारण और भी जो फोर्सेस लग रहे होंगे, उन फोर्सेस के कारण अगर वो फोल्डिंग से ज़्यादा फोर्स लग रहा है हमारा, तो क्या होगा कि आपका ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। As soon as the drop attains large size enough and so gravitational force becomes more than the other drop holding forces such as surface tension force, drop detaches from the electrode tip and it transferred to the weld pool. No short circuit takes place in the mode of metal transfer। ठीक है, इस मोड में कोई भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन नहीं देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर क्या है? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर में क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर में हो क्या रहा है? टचिंग द मोल्टन मेटल ड्रॉप टू द वेल्ड पूल leads to the transfer of molten metal into the weld pool by surface tension effect। Once molten metal is transferred to the weld pool, an arc gap is established, which in turn increases the arc voltage abruptly। This increase in arc voltage due to setting up the arc gap reignites arc and flow of current starts। This whole process is repeated in very शॉर्ट सर्किट वाला ये था, ठीक है, ग्लोबुलर का ये है। नेक्स्ट है आपका स्प्रे ट्रांसफर। शॉर्ट सर्किट में वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर रहा है, ग्लोबुलर में शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन नहीं है, वो अपने आप ड्रॉप होकर वो वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ मोल्टन मेटल। स्प्रे ट्रांसफर में क्या है? This kind of metal transfer takes place when welding current density is higher than the required for globular transfer। ठीक है, वेल्डिंग करंट डेंसिटी जब ज़्यादा हो तब इसका यूज करते हैं। हाई वेल्डिंग करंट डेंसिटी रिजल्ट द हाई मेल्टिंग रेट। वेल्डिंग करंट जब ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग रेट आपका ज़्यादा होगा। Another reason for detachment of the small droplets is that high welding current increases temperature of the arc zone, which in turn lowers the surface tension force। The transfer of molten metal from electrode tip appears similar to the spray line axis of electrode। This feature helps to direct the molten metal in proper place where it is required, especially in difficult to access areas। स्प्रे ट्रांसफर में बेसिकली हम ऐसे लोकेशंस के लिए इस तरीके के मेटल ट्रांसफर का यूज करते हैं जहां इंट्रिकेट शेप्स की वेल्डिंग करनी हो, टिपिकल शेप की वेल्डिंग करनी हो, डिफिकल्ट टू एसेस एरिया वाले पोजीशन की वेल्डिंग करनी हो, तो उस केस में हम स्प्रे ट्रांसफर का यूज करते हैं। इसमें हाई वेल्डिंग करंट डेंसिटी के कारण हाई मेल्टिंग रेट होता है। ठीक है, देख रहे हैं स्प्रे ट्रांसफर, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल रहा है। डिप ट्रांसफर।
Dip type of metal transfer is observed when the welding current is very low and feed rate is high. Under these welding conditions, electrode is short circuited with weld pool, which leads to the melting of the electrode and transfer of the molten drops. Approach-wise, dip transfer is similar to the short circuit metal transfer, and many times two are used interchangeably. However, these two differs in the respect of welding conditions, especially arc gap, that led to these two types of metal transfer. Low welding current and narrow arc gap results in short circuit mode metal transfer. ठीक है, नैरो गैप होना चाहिए और वेल्डिंग करंट लो होगा, तब आप शॉर्ट सर्किट मेटल ट्रांसफर देख रहे हैं. While a dip transfer is primarily caused by abnormally high feed rate even when working with the recommended range of welding current and arc gap. ठीक है, डिप ट्रांसफर का ये फिगर. ठीक है, और बाकी टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, तो क्लोज करते हैं टॉपिक. ओके, थैंक यू.